हे भूमिका, हेलो। हाय अक्षिता, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। ठीक है, so let's start today's session. So, as I said, we are having this session with One Wild podcast, and we here at One Wild India Collective, we really believe that conservation is not just about protecting wildlife, but it's also about people, their stories, and their deep relation to nature, especially communities' relations to nature. So, this is a podcast, and through this podcast, we try to bring to you conversations with a lot of different inspiring individuals who are using various means, let's say research, storytelling, community engagement, and many other tools to not just inspire people, but also make a meaningful difference for conservation. And today's episode, again, it is about a topic that really lies at the heart of our mission, which is how can filmmaking and nature education inspire communities to conserve wildlife. So, joining us today, we have Bhumika Yadav here. She's a filmmaker, a conservationist. She's also an educator. She's the program and technical associate at Green Hub. And she has began her journey as a Green Hub fellow. And since then, she's worked extensively with a lot of to really support community-led conservation initiatives. And she has also started this program called Hamala Hub Padbo. So this is a community education program, and she takes this initiative around forest. Helps to natural to health learn. Excited to have you here today, Bhumika. का thank you so much आप यहाँ आए हमारे ये सेक्शन के लिए एंड स्टार्ट करने के लिए मैंने आपका ब्रीफ किया काम के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ बता सकें। थैंक यू अक्षिता एंड थैंक यू वन वाइल्ड मुझे ये प्लेटफॉर्म देने आपसे के लिए। मेरी आवाज आ रही है? कुछ आवाज आ रही है क्लियरली। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे अच्छा। भूमिका। अ, आ रही है मेरी आवाज? ओके। हाँ, अ, तो आप थोड़ा अपने काम के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में हम सबको बताइए। तो मेरा पूरा नाम भूमिका यादव है, जैसे अक्षिता ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और रायपुर छत्तीसगढ़ मेरा एक खूबसूरत प्लेस है, जंगलों से घिरा हुआ। और बहुत सारे कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहते हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और मैं छत्तीसगढ़ में युवाओं के साथ पहले काम कर रही थी। हेल्थ प्रोग्राम को लेके अलग अलग संस्थाओं के साथ में मैं काम कर रही थी। और फिर उसके बाद मैं अभी ग्रीन हब में प्रोग्राम एंड टेक्निकल एसोसिएट के रूप में काम कर रही हूँ। और साथ ही मैं फिल्म मेकिंग के माध्यम से कैसे कंजर्वेशन के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में रन करते हैं। नेचर एजुकेशन प्रोग्राम का हमर जंगल हम पढ़बो करके, उसमें कैसे हम बच्चों को इन्वायरमेंट के साथ जोड़ सकते हैं, उसके ऊपर काम कर रही हूँ। अ, मेरी आवाज आ पा रही है भूमिका? एक्चुअली सॉरी, वहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है। अभी आवाज आ ओके, रही है? हम्म। अभी आ रही है आपको आवाज? तो ओके। फिर हम्म। मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई है। और मैंने ग्रीन हब से ये शुरुआत किया नेचर कंजर्वेशन आप के एक्चुअली रूप में। ग्रीन हब के बारे में भी थोड़ा बताइए, ग्रीन हब क्या काम करता है, क्योंकि यहाँ जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है शायद सब ग्रीन हब के बारे में नहीं जानते होंगे।
तो ग्रीन हब एक वीडियो फेलोशिप प्रोग्राम है जो अलग अलग स्टेट के जो रूरल ट्राइबल यूथ है उनको एक साथ ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे वो फिल्म मेकिंग के माध्यम से कैसे कंजर्वेशन के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं एनवायरनमेंट को लेकर। और साथ ही वो अलग अलग संस्थाओं के साथ यहाँ पे उनके जो प्रैक्टिस होते हैं नेचर को लेके पारंपरिक ज्ञान को लेके उसको वो कंजर्वेशन के थ्रू डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के थ्रू उनको आगे लेके जाता है और युवाओं को मजबूत करता है, ऐसे आवाजों को आगे लाने की कोशिश करता है जो अपने समुदाय के लिए काम कर सके। जी, इसमें आपकी जर्नी किस तरीके से रही, कब आपने ज्वाइन किया? 2022 में मैंने ग्रीन हब फेलोशिप प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। और क्योंकि मुझे बचपन से लिखने का शौक है और मैंने नेचर के ऊपर कविताएं लिखती थी और उसमें मतलब जब भी मैं कविताएं लिखती थी तो मुझे लगता था कि एक नेचर का पार्ट हूँ मैं और उस अपनी तरह ऑब्जर्व करके मैं उसको लिखती थी। तो वहीं से एक शुरुआत हुई और मैं जो पुरानी संस्था में थी उन्होंने मुझे ग्रीन हब के बारे में बताया कि तुम अपने जो लिखती हो उसको कैसे एक विजुअल फॉर्म में तुम ला सकती हो। तो उस माध्यम को लेके आने के लिए मैंने ग्रीन हब फेलोशिप में ज्वाइन किया और एक खूबसूरत सफर रहा मेरा। और मैंने फिल्म मेकिंग सीखी, यहाँ पे स्टोरी टेलिंग सीखी, लोगों से ग्राउंड पे जाके उनसे मिलके उनके कामों को बारे में उनके काम के बारे में जाना और समुदाय का कैसे नेचर के साथ एक अपना रिलेशन है और फॉरेस्ट का वाइल्ड लाइफ का कैसे इम्पोर्टेंस है इकोलॉजिकल उसमें वो जानने का मौका मिला। तो ये एक मेरा सफर रहा ग्रीन हब के साथ में और ग्रीन हब के बाद मेरी ये जर्नी कंटिन्यू रही और अभी भी चल रही है। वेरी नाइस। एंड आपने ग्रीन हब जब ज्वाइन किया तो आपने एज अ फेलो ज्वाइन किया था और अभी आप प्रोग्राम और टेक्निकल एसोसिएट हैं। तो ये जो आपका जर्नी रहा है पूरा एक फेलो से लेके एक मेंटर तक बनने का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाउ डू यू फील अबाउट इट? तो ग्रीन हब ये एक स्पेशल मोमेंट था जब मैं के बाद प्रोग्राम एंड टेक्निकल एसोसिएट के रूप में मैं यहाँ पे जुड़ी। और क्योंकि मतलब वो पुराने दिन फिर से वापस याद आ रहे थे जब मैं फेलोज को वापस वो सिखा रही थी और एक पहले हम खुद सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके अंदर आ जाती है कि आपने जो सीखा है वो कैसे आप अपने फेलोज को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि यहाँ पे 8 राज्यों के अलग अलग फेलोज आते हैं और सबका अपना एक कल्चर होता है, सबका एक अपना फॉरेस्ट का लर्निंग होता है, सबके अपने एरिया के कई सुंदर सुंदर नॉलेज होता है। तो उससे भी मैं मतलब अपने फेलोज से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। तो ये हम दोनों का लर्निंग पार्ट है। वेरी नाइस। काफी अच्छा लगा इस जर्नी के बारे में जान के। मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि जैसे आप कुछ समय से रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर फिल्म्स बना रहे हैं, राइट? एंड स्पेशली आप ग्रीन हब एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जहां खुद कम्युनिटीज के जो मेंबर्स हैं उनको ये इनकरेज किया जाता है कि वो ही अपनी स्टोरी खुद बताएं। तो अभी तक इसके पहले कई बार ऐसा हो रहा था कि जो कम्युनिटी के बाहर के फिल्म मेकर्स हैं वो रूरल या ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर फिल्म्स बनाते थे, बट जब उसी रीजन का कोई व्यक्ति जो वो लैंग्वेज को समझता है, उस कल्चर को समझता है और उसको जानता है, जब वो उसके बारे उस टॉपिक्स पे फिल्म बनाते हैं तो उसमें क्या फर्क होता है? तो मतलब ये भी एक यूनिक पैटर्न है। जैसे फेलोज का मैंने बताया कि फेलोज अपने अपने एरिया से आके खुद अपने एरिया में भी वापस जाते हैं, तो एक उनको एक वो भी मिल जाता है कि वो तो अपने लैंग्वेज ऑलरेडी समझते हैं, साथ में वहाँ का कल्चर भी उनको ऑलरेडी थोड़ा नॉलेज होता है, तो वो उसको डॉक्यूमेंट करने में थोड़ा उनको आसानी होता है। लेकिन एक चैलेंज भी होता है कि क्योंकि वो अपने आसपास का डेली वो चीज देख रहे होते हैं, तो वो उनको यूनिक लगेगा या नहीं, वो थोड़ा सा शुरुआत में उनको वो लगता है। तो फिर वो जब जब और उनके साथ फेलोज जुड़ के जब जाते हैं, तब वो कोई अलग फेलो या दूसरे राज्य का फेलो जब उसके एरिया में जाता है तो वो बताता है कि आपके यहाँ ये यूनिक चीज है, आपके यहाँ ये चीज है, तो वो उसका और फिर वो और निकल के आ पाता है स्टोरीज।
और वो उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए लगा होता है। तो ये एक रहता है। और क्योंकि लैंग्वेज का अपना बोली और लोगों से कम्युनिकेट करने में आसानी हो जाता है, तो वो जो हम बताना चाहते हैं फिल्म में, वो बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं अपने लैंग्वेज, अगर हमको राइट। उसके बारे में नॉलेज होता है तो। आई थिंक काफी ब्यूटीफुली आपने दोनों साइड्स को इसमें कवर किया है कि एक तरफ जहां उस लैंग्वेज और कल्चर को समझना इम्पोर्टेंट है, वहीं सेम टाइम पर वो कल्चर थोड़ा हमको तभी वो स्टोरीज अलग से यूनिक लग पाएंगी जब हम उसे बाहर से देखेंगे। तो जब ये दोनों चीजें मिलके आएंगी, एक बाहर का और एक अंदर का पर्सपेक्टिव, तब बहुत पावरफुल स्टोरीज क्रिएट हो सकती हैं। थैंक यू इसके अलावा मैं अक्षय। आपसे जानना चाहूंगी कि कोई ऐसा मोमेंट रहा है आपकी जर्नी में अभी तक कि आपने या आपके जो पीयर्स रहे हैं ग्रीन हब में, उन लोगों ने किसी फिल्म पे काम किया हो एक कम्युनिटी से रिलेटेड, और उस फिल्म का डायरेक्ट इम्पैक्ट ये आया हो कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट उससे निकल के आया हो कंजर्वेशन की तरफ या लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करने की तरफ? ऐसा आप कुछ इंस्टेंस हमको बता सकते हैं क्या? तो जैसे ग्रीन अप में ऐसे बहुत सारी फिल्में बनती है, और क्योंकि वो कम्युनिटीज की भी होती है, तो कई बार हम मतलब इम्पैक्ट के रूप में एक छोटा चीज के रूप में भी देखते हैं कि जैसे कोई फिल्म हमने कहीं पे स्क्रीनिंग कराई उसी एरिया में, तो वहाँ के लोग जब खुद अपने एरिया के इश्यूज देखते हैं तो वो एक आवाज भी उठाते हैं कि अच्छा हमारे एरिया में ये चल रहा है, तो वो भी एक हमारे लिए इम्पैक्ट के रूप में आता है। या बिल्कुल। वहाँ के जो यूथ वापस उस मतलब उस कहानी से जुड़ के कुछ एक्शन लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक इम्पैक्ट के रूप में आता है। लेकिन अभी मतलब जैसे एक और मैं बताना चाहूंगी कि हमारे ग्रीन हब फेलो है निर्मल वर्मा, तो उन्होंने एक चंदलाई लेक के ऊपर फिल्म बनाई थी। और वो एक किशन मीना जी है जो 20 वर्षों से वहाँ पे बर्ड बर्ड के ऊपर संरक्षण के ऊपर काम कर रहे हैं, बर्ड अच्छा। वॉचिंग कराते हैं। तो ओके। वो फिल्म बनाने के बाद एक रामसर साइट के रूप में उनको एक प्रपोजल के रूप में भी आया था। तो ओके। ये ये भी एक इम्पैक्ट के रूप में है। तो क्या और प्रपोजल अप्रूव हुआ था? साइट इवेंचुअली रामसर साइट अभी बन इसका पाई थी? ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन वो मतलब साइट प्रपोजल के रूप में 2023 में गया था। तो ये वेरी एक नाइस। ओके। डिस्कस में भी आया। तो ये भी मतलब फिल्मों का एक मतलब पार्ट है, और समुदाय अपनी वेरी आवाज नाइस। उठा पाते हैं ये भी। और जो लोग यहाँ पर नहीं जानते हैं रामसर साइट क्या होता है, उनको मैं बताना चाहूंगी कि रामसर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि वेटलैंड्स, जो इस तरीके के वेटलैंड्स होते हैं जहाँ बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी होती है, उनको ये स्टेटस मिलता है रामसर साइट का। काफी बड़ी बात है कि एक फिल्म ने एक जगह को रामसर साइट का स्टेटस दिलाया, क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रोटेक्शन मिल सकेगा उस वेटलैंड को। तो काफी अच्छा हम डायरेक्ट इम्पैक्ट देख पा रहे हैं फिल्म का कंजर्वेशन की तरफ। इसके अलावा जब आप फिल्म्स बनाती हैं या ओवरऑल जो आपका आउटलुक है फिल्म्स पे, आपको क्या लगता है कि फिल्म्स, किसी भी फिल्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑडियंस कौन है? जहां वो बन रही है वहीं के लोकल कम्युनिटी के लोग, या फिर अर्बन एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, या फिर पॉलिसी मेकर्स, या फिर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो यूथ है हमारी कंट्री का जो फ्यूचर है? आप किस तरीके से समझती हैं कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपका कब अचीव होगा, किस सेक्शन को टारगेट करके अचीव होगा? तो जैसे आपने अलग अलग एरियाज बोले, रूरल अर्बन, तो ये मतलब हमें लगता है कि ऑडियंस मतलब ये एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है, मतलब ऑडियंस हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। और जैसे फॉरेस्ट के रूप में है, तो वो उसके आसपास के लोगों के रहने वाले के रूप में। अर्बन एरियाज क्योंकि वो उस अगर फॉरेस्ट की कहानी है तो वो उस फिजिकल उससे दूर रहते हैं, तो उनके अवेयरनेस राइट। के लिए भी वो काम करता है। यंग लोगों के लिए वो एजुकेशन के रूप में काम करता है। तो ऑडियंस हमारे जो ये फिल्में बनती है वो सबके लिए अलग अलग विषयों के आधार पर वो अपने अपने आधार पर ले लेते हैं। तो जब आप किसी फिल्म को बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप एक टारगेट ऑडियंस तय करते होंगे कि ये जो मेरी फिल्म की लैंग्वेज है, जो फ्लो है, ये किसी एक ग्रुप को अपील कर रहा है। बट जैसा कि आपने बताया, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है कि मल्टीपल अलग अलग ग्रुप्स को अप्रोच कर सके एक ही फिल्म। तो एज अ फिल्म मेकर आपका क्या प्रोसेस होता है टू इंश्योर कि अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग पर्सोनास हैं,
उन तक फिल्म पहुंच पा रही है और उनको सबको टच कर पा रही है? तो क्योंकि हम लोग संस्थाओं के साथ मिलके ये फिल्म करते हैं ग्रीन हब के द्वारा, और रूरल कम्युनिटीज के लोगों के साथ मिलके, तो एक ये भी रहता है कि जो संस्था उस एरिया में काम कर रही है वहाँ के क्या चैलेंजेस है, वहाँ की क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो वो फिल्म एक राइट। माध्यम हो जाता है उस एरिया को फिर से वापस मतलब निकल के आने के लिए, ताकि वो उस एरिया में काम करने में मददगार हो। कई लोग एजुकेशन पर्पस से वो फिल्म बनवाते हैं ताकि अवेयरनेस के लिए उस एरिया में काम आ सके। वाइल्ड लाइफ की फिल्म्स होती है जो मतलब पर्टिकुलर अगर सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए रख दे तो बाकी लोग उस फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ से कनेक्ट ना हो पाए, इसलिए हमें लगता है कि उस ऑडियंस मतलब ये सारे ऑडियंस के लिए होना चाहिए ताकि वो नेचर से राइट। कनेक्ट हो पाए। वेरी नाइस। आई थिंक इसमें फिल्म मेकर का काफी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि जब आप इतने डिफरेंट तरीके के लोगों की बात कर रहे हैं तो उसमें सबको बांध के रखना फिल्म के साथ एक काफी इंपॉर्टेंट रोल एज फिल्म मेकर आप प्ले करते हैं वहां पे। और एक तो हमने की बात कॉन्जर्वेशन की, कि वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन में फिल्म्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर सिंस आप लोकल कम्युनिटीज पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो कॉन्जर्वेशन के रिलेशन में ही लोकल कम्युनिटीज की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें फिल्म्स के थ्रू प्रिजर्व किया जा सकता है। जैसे कि वाइल्ड लाइफ के जो लोकल नाम हो गए, इसके अलावा जो फोकलोर्स होते हैं लोकल कम्युनिटीज के, जो जंगल और जानवरों के अराउंड होते हैं। साथ ही साथ बहुत सी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट नॉलेज भी होती है। कई कम्युनिटीज ऐसे हैं जो पूरा का पूरा मेडिसिनल प्रैक्टिसेस अपनी फॉरेस्ट के थ्रू ही कर लेते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि फिल्म्स क्या इस चीज के लिए भी एक टूल बन सकती हैं कि ये सारी जो नॉलेज है इसको प्रिजर्व कर पाए, और आप इसको किस तरीके से अपने काम में लेके आते हैं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है फिल्म का, और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एक फिल्म मेकर के नाते कि अभी जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो ज्यादातर ओरल ओरल के रूप में है, कोई गीत के रूप में है, कोई कहावत के रूप में है, और सब अलग अलग तरीके से जो उनके मौसम के है या बीज को लेकर है, पेड़ पौधों को लेकर, या कोई पक्षी को लेकर है जिसको वो हर मौसम में अलग पहचान करते हैं और किस टाइम पे क्यों आता है वो पक्षी। तो उस प्रिजर्व को एक फिल्म मेकिंग एक माध्यम है जो प्रिजर्व कर सकता है, और उसको ऐसे साइंटिफिक रूप में भी जोड़ने का एक काम कर सकता है, कई पॉलिसीज में भी इंक्लूड, क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज को बहुत अभी भी कम है उसके मतलब अंडर में, तो उसको कैसे साथ ला के, क्योंकि ऑलरेडी जैसे बैगा समुदाय वो उस एरिया में रहता है, उस राइट। गोंड समुदाय है वो जंगलों के पास रहते हैं, तो उनकी राइट। नॉलेज मतलब किताबों से ज्यादा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उनको ज्यादा होता है, तो उनकी नॉलेज को कैसे हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं जब फिल्म मेकिंग के माध्यम, और आने वाले जनरेशन के लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो एक बड़ा माध्यम है ट्रेडिशनल नॉलेज को अपने साथ प्रिजर्व करके आगे लेके जाने का फिल्म मेकिंग के माध्यम से। क्या प्रोसेस रहता है आपका जब आप इस तरीके से अप्रोच करते हैं फिल्म्स को? आई थिंक काफी रिसर्च ऑन ग्राउंड भी इन्वॉल्व होती होगी, तो आप थोड़ा प्रोसेस के बारे में अगर हमें बता सकें। तो जैसे हम लोग जब फिल्म्स करते हैं तो हमें कम्युनिटी के साथ पहले जो रैकी होता है उसमें हमको उनके साथ पूरा टाइम स्पेंड करना होता है, सारा उनका नॉलेज, उनके साथ एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करना होता है जो एक रिश्ता, मतलब हमेशा एक फिल्म मेकर को ये भी सोचना चाहिए कि हम एज अ उसको सब्जेक्ट की तरह ना लें, जो हमारे राइट। कैरेक्टर है और जो हमारे पर्सन जो हमारे बिल्कुल। साथ है वो एज एक पार्टनर, एक रिलेशन हमारा उनके साथ एक बॉन्ड होना चाहिए, ताकि बिल्कुल। ये हमारा पहला स्टेप रहता है कि हम उसको कैसे कंफर्ट रखें और उनकी चीजों को ये रखें कि ये कहीं मतलब इसका कोई बुरा असर ना होगा, ये एक एजुकेशन में या एक नई चीज के लिए आगे ला सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, जो राइट। साथ आ सकता है। तो ये एक फर्स्ट प्रोसेस होता है, फिर रिलेशन बिल्ड होने के बाद ही हम उस अगर उनका कंसर्न होता है तभी हम उसके ऊपर एक फिल्म बनाते हैं, और फिर एक एक स्टेप करके फिर हम उनको रिव्यू भी कराते हैं, अगर जब तक उनकी ओके। परमिशन ना हो तब तक हम उस फिल्म को स्क्रीनिंग भी नहीं कराते, तो फिर उसी फिल्म को हम कम्युनिटीज में जाके स्क्रीनिंग भी करवाते हैं ताकि वो वेरी नाइस। फिल्म वहां तक ही सीमित ना रहे।
तो देखा जाए तो जिस तरीके से आपने बताया, जो कोई भी फिल्म बनाने का प्रोसेस होता है, बहुत सारे उसके स्टेजेस होते हैं। रिसर्च होता है, आपका प्री प्रोडक्शन रहेगा, उसके पहले डेवलपमेंट भी रहेगा, काफी सारे स्टेजेस होते हैं। तो हर स्टेज में आप एक तरीके से कम्युनिटी को पार्टनर की तरह आप अपने पूरे प्रोसेस में लेके रखते हैं। हाँ, जैसे ये मतलब ये पूरा साल भर भी होता है, और हमारा जो ग्रीन हब का फेस्टिवल होता है उसमें वो कम्युनिटी को इनवाइट भी किया जाता है और वो उस ओके। फेस्टिवल का पार्ट होते हैं। अगर वो उन कुछ वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक खुला मंच होता है जहाँ पे वो अपना बात रख सकते हैं। तो ये पूरी जर्नी का एक पार्ट होता है। वेरी नाइस। आई थिंक इससे स्पेशली उनको भी इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म जब मिलता होगा आके अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने का, तो ये उनके लिए भी अपने आप में काफी एक तरीके से मोटिवेटिंग भी होता होगा उस कल्चर को कैरी ऑन करने के लिए, क्योंकि इस कल्चर की बहुत सी एलिमेंट्स काफी अच्छे हैं। आज हम अर्बन एरियाज में सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, पर आप बहुत से ट्राइबल्स को देखेंगे तो वो तो कब से सस्टेनेबल लाइफ जीते आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से इससे वो भी मोटिवेट होते होंगे अपनी उन सस्टेनेबल लाइफ्स को कैरी ऑन करने के लिए और प्लेटफॉर्म्स में जाके उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो काफी काफी खुशी हुई है जान के कि आप इस तरीके का काम कर रहे हैं। उसके अलावा फिल्म मेकिंग तो आप करते ही हैं, साथ में आपका एक बड़ा ही यूनिक, बड़े अच्छे नाम का इनिशिएटिव है, हमार जंगलाला हम पढ़बो की। शायद सही बोला मैंने या नहीं बोला थोड़ा, हमार बट जंगल ना हम पर। जी। सो ये जो आपका इनिशिएटिव है, बड़ा अच्छा नाम है इसका। पहले तो अगर आप हमें बताएं क्या मतलब है इस नाम का, और क्या है ये इनिशिएटिव, इसमें क्या काम करते हैं आप? तो ये हमर जंगल हम पढ़बो का मतलब होता है कि हमारे जंगल को पहले हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में एक प्रोग्राम है। तो मतलब ये थॉट ये ऐसा आया है कि मतलब हमें लगता है कि जो जंगल के पास रहने वाले लोग हैं और वहाँ के जो समुदाय हैं, उनको मतलब पेड़ पौधों के बारे में, पक्षियों के बारे में, वन्य जीवों के बारे में मतलब बेहतर नॉलेज होता है। पहले से वो उस एरिया को समझते हैं, जानते हैं, वहाँ की नदियों को, वहाँ के मौसम को और वहाँ के वातावरण को। तो उस मतलब जब तो ये थॉट हमारे मन में आया कि हम कई चीज़ों को किताबों में पढ़ते हैं, जबकि वो हमारे समुदाय के पास ऑलरेडी नॉलेज पहले से रखा हुआ है। हम उनको जाके सीख सकते हैं, सुन सकते हैं। और क्योंकि ये फिल्म मेकिंग के थ्रू ये पार्ट शुरू हुआ था, तो ये जो हमर जंगल हम पढ़बो का जो प्रोग्राम है, वो मुंगेली जिला के सरसोहा गांव में शुरू हुआ। और ओके। क्योंकि हम बर्ड वॉचिंग करते थे वहाँ पे जाके, और फिल्म्स के लिए भी जाते रहते थे, तो हम बर्ड्स देखते थे। और वहाँ पे जो जब हम बच्चों को कहते थे कि ये इंडियन रोलर है, तो बच्चे उसको उस नाम से नहीं बोल के वो टेहा या टेढ़ा बर्ड ओके। ऐसे कहते थे लोकल लैंग्वेजेस में। तो उस थॉट सही। से एक आइडिया आया था कि बच्चे को ऑलरेडी उस एरिया के बारे में पता है, वो भले अलग लैंग्वेजेस में बोल रहे हैं, अलग बोली में राइट। बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता है। तो हमें लग रहा था कि कैसे उनके नॉलेज को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। और राइट। हम ये इम्पोर्टेंस भी बताना चाह रहे थे कि वो जिस एरिया में वो है, उसकी एक अपनी इकोलॉजिकल है और उसका एक इम्पोर्टेंस है। राइट। अगर उनके थ्रू वो आगे जाए तो और हम कंजर्वेशन में अपनी एक अलग भूमिका निभा सकते हैं। तो बिल्कुल। हम बच्चों को उसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि वो उस कंजर्वेशन के पार्ट में आगे आए। और अभी हमारे साथ मतलब 50 बच्चे वहाँ से हैं, और 3 वॉलेंटियर्स है जो हमारे साथ कंटिन्यू उस एरिया में है, मनीषा, शरीता और अच्छा। दूजाराम करके। तो वो कंटिन्यू उसमें उस कंजर्वेशन का पार्ट बन के आगे आ रहे हैं। और मेरे दोस्त हैं दीपक यादव, वो भी मेन मेरे पार्टनर के रूप में, वो उसी एरिया से बिलोंग करते हैं। तो वो ओके। भी हमारे साथ में काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और आपने ये एक बात कही कि ऑलरेडी बच्चे काफी कुछ जानते थे बर्ड्स के बारे में स्पेशली। तो जब आपने ये प्रोग्राम शुरू किया तो आपको स्पेशली क्या गैप्स दिखाई दिए, कि क्या ऐसी चीजें हैं जो वो ऑलरेडी जानते हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो उन्हें सिखाई जा सकती हैं? तो मतलब ये था कि जैसे उनके पास बर्ड्स के नॉलेज है कुछ लोकल लैंग्वेजेस में, पर कई बार जैसे तितली तितली है तो उसको लोग हम्म। फाफा या
मतलब अलग अलग नाम से लोकल लैंग्वेजेस में बोलते हैं, तो मेरे को लगता था कि बटरफ्लाइज को भी कैसे हम लोग लोकल उसमें जोड़ सकते हैं। तो जो बटरफ्लाइज होती है उसका भी अपना एक सीजन होता है, तो हमने उसका नाम रखा रंगीन चिन्हारी। तो जो भी हमारा जो साल भर का प्रोग्राम होता है उसमें हमने हर एक चीज को लोकल लैंग्वेजेस में शुरू किया कि रंगीन चिन्हारी, चिरई ओके। चिन्हारी। हम्म। ये एक थॉट के साथ तो हम लोग अलग जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमें रिसोर्सेज की भी नीड थी कि हम कैसे और बच्चों को मतलब आगे जोड़ पाए, आगे कैसे काम कर पाए। तो मॉडर्न वुड्स मुझे इस फेलोशिप में मिला। ओके। तो मॉडर्न वुड्स के द्वारा मैं सेंचुरी नेचर फाउंडेशन ने हमें इसमें सपोर्ट किया, और कैसे हम उस जो अभी गैप थे हमारे, जो रिसोर्सेस हम कवर नहीं कर पाए थे, तो वो एक हेल्प हुआ उन बच्चों तक लेके जाने में। राइट। एक क्वेश्चन हमारा चैट पे भी आया है, अमंग ऑल थ्रेट्स व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन ऑन वाइल्ड लाइफ? सबसे बड़ा जो चैलेंज या थ्रेट है बच्चों की वाइल्ड लाइफ एजुकेशन के लिए, वो क्या है आपके हिसाब से? मतलब ये है कि अभी जो भी हम नेचर के बारे में, क्योंकि हमें सिर्फ किताबों में वो चीजों को रटाया जाता है। अभी जी। एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन का मॉडल ऐसा है कि हम हर एक चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे आसपास ही इतनी कुछ चीजें हैं जिनको हम ऑब्जर्व करके देख के सीख सकते हैं। तो वो राइट। एक ऐसा मॉडल अभी तक नहीं है। तो वो भी एक हम चाहते थे कि जो हमारे आसपास है उस लर्निंग को ही कैसे हम आगे ला सकते हैं, चीजों को देख के सीख के। तो एक राइट। ये चैलेंज है कि एजुकेशन मॉडल को कैसे बिल्कुल। प्रैक्टिकल थ्रू वो आगे जाए नेचर हम्म। कंजर्वेशन को लेके। राइट। बिल्कुल काफी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हमारे कंट्री में जहाँ ऑलमोस्ट हर जगह ही काफी वाइल्ड लाइफ पाया जाता है, हम काफी कोएग्जिस्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ के साथ। तो एजुकेशन सिस्टम में इसको इनकलकेट होना डेफिनेटली काफी इम्पोर्टेंट है। और आप जो ये काम कर रही हैं, आपने बताया बच्चे बर्ड्स के नाम ऑलरेडी कई बार जानते थे, पर आई एम श्योर कि बिहेवियर उनका इतना पहले ऑब्जर्व नहीं करते होंगे जितना अब आपके साथ रह के वो कर पा रहे हैं। तो कैसा लगता है बच्चों को कि वो बर्ड्स जिनके वो पहले बस कुछ नाम जानते थे, अभी उसका पूरा बिहेवियर ऑब्जर्व जब कर पा रहे होंगे, बहुत नई बातें उन्हें पता चल रही होंगी, उनको कैसा लगता है ये सब? तो जैसे बच्चे अभी पहले जब हमारे साथ जाते थे तो हमने उनको सिखाया कि वो ऑब्जर्व करे। तो जैसे अभी क्या होता है, जब वो रास्ते से भी चल रहे थे तो अचानक उनका मुंडी ऊपर ही रहता है कि कोई बर्ड अच्छा। अगर उड़ के गई तो फिर वो उसी को ही देखेंगे, या पेड़ के नीचे। तो राइट। अगर वो खुद ही थॉट भी लगाने लगते हैं, ये खाना लेके जा रही होगी, नीचे उसकी मादा होगी, या वो मीटिंग के अच्छा। लिए जा रहे होंगे। तो ऐसे उनके थॉट वो पहले से ही, मतलब वो सोचने का एक नजरिया उनका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और वो क्वेश्चन भी करने लगते हैं क्या सच में वो उस तरफ से मतलब उस लिए जा रहे हैं, या उसका वहां पे कोई हम्म। पानी का कुछ वेटलैंड होगा या पॉन्ड होगा, इसलिए वो उस तरफ जा रहे हैं। तो इस ओके। तरीके से उनके थॉट भी बनने लगते हैं। और हम्म। वहां पे कट फोड़वा बर्ड भी है, तो कम्युनिटी के लोग बोलते हैं ओके। जब पानी, हाँ जब पानी गिरता है तो मतलब पानी गिरने के टाइम या फिर कोई घटना जब क्रम होती है, तो जब वो आवाज करता है तो वो सब बोलने लगते हैं कि कोई घटना होने वाली, कोई घटना होने वाली। अच्छा। तो ओके। ऐसे कुछ कुछ चीजें भी है जो मतलब वो बर्ड्स के थ्रू, आवाजों के थ्रू वो बताने की कोशिश करते हैं। राइट। और इतने समय से आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं, बच्चों को आप सिखा रहे हैं, तो कभी भी किसी बच्चे को देख के आपको ऐसा महसूस हुआ क्या, उनकी लर्निंग्स को देख के, कि हाँ अब ये प्रोग्राम का कुछ इम्पैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है? तो ऐसे मतलब कई बच्चे हैं, लेकिन सबका अपना एक सीखने का एक तरीका होता है, समझने का एक तरीका होता है। तो मैं बच्चे का नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक बच्चा है जो जी। मतलब बहुत शाय है और एकदम शांत है, और वो मतलब जब शुरुआत हुआ था तो वो कुछ बोलता ही नहीं था, लेकिन उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। तो वो पेड़ के नीचे बैठ ओके। के वो जो सीखता है उसको वो ड्राइंग के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से बताता है कि ये बर्ड्स के ऐसे नेस्टिंग है, ऐसे वो आगे जाता है। बहुत छोटा है। और हम्म। एक एक बच्चा को गुलेल बहुत शौक था मारने का बर्ड्स को अच्छा। देख के गुलेल वगैरह हम्म। करने का। तो वो उसके अंदर जब वो उसने सीखा तो
उसके अंदर वो चेंजेस आए कि नहीं ये हमारे लिए जरूरी है, तो वो गुलेल पकड़ना छोड़ दिया और वो बर्ड्स को अब अपने लाइफ का एक पार्ट मानता है और उसके साथ ओके, आगे जाता है। वेरी नाइस। और मेरे ख्याल से आपने बताया था कि कुछ लोग अब लीड भी करने लग गए हैं इस इनिशिएटिव को आपके एब्सेंस में, तो वो हाँ, कैसे पॉसिबल हो पाया? तो हमें लगता था कि जो मतलब वो नेचर एजुकेशन का पार्ट हम एक प्रोजेक्ट की तरह और एक वर्कशॉप की तरह पहले लेने का प्लान था। फिर वो धीरे धीरे कम्युनिटीज के लोग भी इन्वॉल्व हुए। वहाँ के रमेश दीदी, संगीता दीदी करके जो बैगा कम्युनिटी की दीदियां हैं, वो उन लोग इन्वॉल्व हुए। दूजा राम करके है और मनीषा सरिता जो हमारे उस बच्चे में से निकल के आए, दो अच्छा। वॉलेंटियर। तो वो अब उस प्रोजेक्ट को लीड ले रहे हैं और वो आगे लेके जा रहे हैं। उनको मौका भी मिला, वो मध्य प्रदेश में भोपाल भी आए थे फेस्टिवल में। ओके, और वो असम गए ट्रेनिंग के लिए फॉरेस्ट फेलोशिप में कैनोपी वेरी कलेक्टिव के नाइस। द्वारा। और वाइल्ड रूट्स के साथ भी वो मध्य प्रदेश में जुड़े। तो हमारे अच्छा। लिए भी एक बहुत खुशी की बात है कि हम बच्चों को आगे लेके जा पा रहे हैं। और क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों को नहीं लेके जा सकते हैं, इसलिए हम एक एक दो दो बच्चों को ही कोशिश करते हैं कि कैसे उनको वो प्लेटफॉर्म दे पाए। तो ये कोशिश रहती है हमारी कि उनको कैसे आगे कर पाए। सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी शायद फॉर अ सेकंड। अभी मैं हूँ कॉल पे। जी। तो आपने बताया कि आप कैसे बच्चों को अलग-अलग जगह भी लेके गए। आपने आज अपना एक करियर बनाया है फुल टाइम इस फील्ड में, फ़िल्म मेकिंग का जो फील्ड है, कंज़र्वेशन का जो फील्ड है। इसी तरीके से क्या आपको लगता है ये जो बच्चे हैं, जो आपके प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, ये भी फ्यूचर में अपना एक करियर एक तरीके से देख सकते हैं इस फील्ड में? अ, अभी तो मैं उनका फ्यूचर बता नहीं पाऊंगी, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन एक अपना एक पार्ट तो रहेगा जो उनका और नेचर का जो उनका अपना एक बॉन्ड है, वो शायद अभी से जुड़ जुड़ गया है और वो हमेशा रहेगा। कहते हैं कि जब बिल्कुल। आप किसी चीज से एक लगाव ले लेते हैं तो वो हमेशा आपके साथ रहता है और वो जुड़ा रहता राइट। है। तो वो कहीं भी स्पेशली जाए पर वो बचपन में जो रहेगा, चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं, वो बहुत लंबे समय तक आपके साथ में रहती हैं, साथ में लाइफ टाइम रहता आपके है। साथ में रहती हैं। राइट। वेरी नाइस। आप छत्तीसगढ़ से ही हैं और आपने काम भी अभी पूरा छत्तीसगढ़ में अपना किया है। और जहाँ तक मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम वाइल्ड लाइफ फ़िल्म मेकिंग जो है, उसमें छत्तीसगढ़ की स्टोरीज़ नहीं आई हैं अभी। तो आपका क्या मानना है, कौन-सी ऐसी स्टोरीज़ हैं आपके हिसाब से जो काफ़ी ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड हैं मेन स्ट्रीम वाइल्ड लाइफ फ़िल्म मेकिंग में, छत्तीसगढ़ की? वाइल्ड लाइफ की फिल्म्स बनती है, बहुत सारी बनती है। लेकिन जो मिसिंग मुझे लगता है कि जो मैंने आपको पहले भी कहा कि पीपल कैसे फॉरेस्ट के साथ में है और वहाँ हुँ, पे हुँ। कम्युनिटीज भी वाइल्ड लाइफ का एक पार्ट है और उनके साथ वो वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसी फिल्में बहुत कम आती है और ऐसी फिल्मों को आना इम्पोर्टेंट है कि कैसे वो साथ में एक लिविंग लैंडस्केप के रूप में, कल्चर के रूप में वाइल्ड लाइफ और कम्युनिटी साथ में रह के रह रहे हैं और एक खूबसूरत पार्ट है हमारे छत्तीसगढ़ का। तो उन खूबसूरत पार्ट को उस फिल्म के माध्यम से आगे आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता राइट। है। डेफिनेटली। और इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या देखती हैं कि फ्यूचर में आप क्या काम करना चाहती हैं? ना सिर्फ फ़िल्म मेकिंग में, बट साथ ही साथ आपका जो बच्चों के एजुकेशन के लिए हमार जंगल ला हम पढ़बो जो प्रोग्राम है, इन दोनों का फ्यूचर आप किस तरीके से देखती हैं कि आप क्या करेंगी आने वाले समय में? वैसे तो मतलब हमारे जंगल को लेके सपने बड़े हैं लेकिन हमारे जंगल को मैं और मतलब एक कम्युनिटी लीड नेचर एजुकेशन प्रोग्राम के मॉडल के रूप में देखना चाहती हूँ। अभी हुँ, वो हुँ। एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि और गांव तक ये पहुंचे। लेकिन हर गांव का राइट। अपना एक फॉरेस्ट का और लैंडस्केप का एक अपना रिलेशन है। तो क्या वो एग्जिट करेगा या नहीं करेगा, वो भी वहां पे जाके पता चलेगा। तो पर चाहते राइट। हैं कि इस तरीके के मॉडल्स और भी जगह हो, ताकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो सिर्फ किताबों में ना रहे,
हम उस ग्राउंड राइट। पे जाके देखें, वहां से सीखे, वहां के लोगों से मिल के जाने। अगर वो अभी भी हैं उन चीजों को हम किताबी में क्यों पढ़े, मतलब अगर जब वो हमारे पास ही है। राइट। बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग आप करती हैं कम्युनिटी के साथ, उसके लिए आप क्या फ्यूचर प्लान कर रही हैं? क्या आप चाहती हैं कि आप आगे किन स्टोरीज पे ध्यान दें? मैं क्वेश्चन नहीं समझी। जो आप फिल्म मेकिंग करती हैं, उसमें आप क्या फ्यूचर देखती हैं कि आप कैसी स्टोरीज करना चाहेंगी आगे जाके? तो मेरी जो ज्यादातर फिल्में होती है वो वुमेन एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर रहती है। और ये स्टोरीज मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो ज्यादातर मैंने फील्ड में अभी तक जो मेरे अनुभव रहे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, उसमें ज्यादातर जो फॉरेस्ट में या खेती में जो ज्यादातर लोग मतलब रहते हैं वो महिलाएं रहती है। और जो भी क्लाइमेट चेंज का जैसे असर है, बाढ़ हो गया या तेज धूप हो गए, तो उनका जो सीधा असर है वो महिलाओं के दिनचर्या पे या राइट। उनके ऊपर पड़ता है। तो मैं ऐसी स्टोरीज को और कवर करना चाहती हूँ ताकि और उनके मतलब ऐसे चीजें, उनकी आवाजों को आगे लाना चाहती हूँ जो वो फेस कर रही राइट। हैं। और साथ ही मैं बच्चों को मतलब उनके थ्रू बच्चों के ऊपर भी फिल्में करना चाहती हूँ, जो उन ओके। नेचर कंजर्वेशन को लेके उनके क्या थॉट अभी अगर फ्यूचर में हमारे जंगल को लेके होता है तो उनकी स्टोरीज भी करना चाहती हूँ। वेरी नाइस भूमिका। आई होप कि आप इस तरीके की सारी स्टोरीज बहुत जल्द आप उन पे काम कर पाए, बिकॉज बहुत जरूरत है हम सबको कि ऐसी स्टोरीज आए हमारे सामने, और स्पेशली छत्तीसगढ़ जैसी जगहों से स्टोरीज आए जहां से इतनी स्टोरीज नहीं आई हैं आज तक। एंड करने के पहले मेरे पास आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड है, छोटा सा। और मीनवाइल हुएवर इज जॉइनिंग अस ऑन द लाइव, अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ जो लाइव का चैट है यहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। सो वील जस्ट हैव अ क्विक रैपिड फायर भूमिका आपके साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि छत्तीसगढ़ का कौन सा एक ऐसा बर्ड है जिसको देख के आप कभी भी बोर नहीं होते हैं? वहाँ मतलब मेरा तो इंडियन रोलर है क्योंकि वो बहुत सुंदर लगती है मुझे। बहुत ही खूबसूरत उसका नीला रंग बहुत प्रभावित करता है और बचपन से मैं उसको देखते आ रही हूँ, राइट। तो वो मुझे स्पेशली बहुत ही। जब वो फ्लाइट में रहता है तब बहुत खूबसूरत हाँ, लगता है। तो उसको देख के, और वो मुंगेली और कवर्धा में बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जंगल की एक ऐसी आवाज जो तुरंत आपको वापस फॉरेस्ट में लेके जाती है, ऐसी तो कौन सी आवाज है? तो मुझे जंगल में पत्तियों की आवाज बहुत पसंद है, और वो हवा में ओके। जब लहराती है तो उसकी आवाज मुझे तुरंत अट्रैक्ट करती है और मैं और खींची चली जाती हूँ। बहुत सुंदर। मतलब ज्यादातर लोगों को किसी बर्ड या किसी एनिमल की आवाज याद आती है जब हम पूछते हैं उनसे, बट वेरी नाइस पत्तियों का आपने नाम लिया। एक ऐसी फिल्म जिसने आपकी स्टोरी टेलिंग को इन्फ्लुएंस किया है? तो मुझे अ, मुझे ग्रीन हब की एक फिल्म है वाइल्ड मिड ट्रेल, तो ओके। वो फिल्म मुझे बहुत प्रभावित किया और स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत ही अंदर से जोड़े रखी नेचर को लेके और कम्युनिटीज को ओके। लेके, तो वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है। क्या ये फिल्म सबके लिए एक्सेसिबल है, बाकी सब लोग हाँ, देख सकते हैं इसको? डस्टी फूड प्रोडक्शन में ये फिल्म है अवेलेबल, ओके। आप इसमें देख वेरी सकते नाइस। तो जो भी लोग हमको सुन रहे हैं, आप भी ये फिल्म जरूर देखिए क्योंकि भूमिका को इसी फिल्म ने इंस्पायर किया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर में एक ऐसी चीज जो बच्चे तो देख पाते हैं पर एडल्ट्स उसको मिस कर जाते हैं, ऐसी कौन सी चीज है? हैं। क्या 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 बोले आपने? नेचर में ऐसी कोई चीज जिसको बच्चे नोटिस कर लेते हैं पर एडल्ट्स उसको मिस कर देते हैं? अच्छा, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम्म। बच्चे मतलब कई बार होता है कि जैसे वहाँ के जो वाइल्ड एनिमल्स है ना, तो ये उनका नजर हमेशा रहता है कि वो क्या चीज चोरी करके खा रहे, कौन से पेड़ से। तो ये ओके। इंटरेस्टिंग होता है वहाँ पे। और क्योंकि वो उसके एरिया में लगा होता है तो उनको दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मेरे एरिया का ये चीज ये उसने उठा के लेके अच्छा। गया है। तो मतलब मैंने वहां पे देखा है, वो हम हमेशा आके बताता है कि जंगली सुअर अगर उसके एरिया में, उसके मिलेट फार्म में आसपास में कुछ फार्मिंग में नुकसान कर देता है तो मेरे यहाँ का ये चीज। तो थोड़ा सा हमारे उधर के एरिया के हिसाब से मैंने बताया है, वैसे तो हर
हर बच्चों का अपना अलग है। राइट, वेरी नाइस। बिफोर नेक्स्ट क्वेश्चन भूमिका, एक चैट पर हमें आया है कि डोनेशन कैसे कर सकते हैं वो आपके प्रोग्राम के लिए। अच्छा, तो हम ईमेल आईडी या हम मेरा इंस्टाग्राम भी है, हमर जंगल हम पढ़बो करके, उसमें हमारे ईमेल आईडीज भी है। आप उसमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो हम उसमें बातचीत कर सकते हैं कि कैसे आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू। श्योर। इसके अलावा भूमिका, नेचर से जुड़ा एक ऐसा छत्तीसगढ़ी शब्द जो आपका फेवरेट है। छत्तीसगढ़ी शब्द, मुझे डोंगर बहुत पसंद है। डोंगर मतलब पहाड़, और वहाँ जंगल बहुत, वहाँ के डोंगर एक अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। और वहाँ के जी, रहने वाले, वहाँ नेचर, वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, तो ये भी मुझे पसंद है डोंगर कहना। और मेरे ख्याल से आपने एक फिल्म भी बनाई है इस हाँ चीज के ऊपर, बहुत खूबसूरत एक फिल्म आप बना रहे हैं। जी, मैं डोंगर भूमिया करके फिल्म बनाई थी। जी, वेरी नाइस। छत्तीसगढ़ की कोई एक ऐसी कहानी जिस पे आप कभी फ्यूचर में फिल्म बनाना चाहेंगे। तो अभी मैं फिल्म कर रही हूँ। कैसे हम्म। अ, जो वुमेन्स का बॉडी और जो नेचर का पार्ट है, पेड़ है, वो कैसे एक दूसरे के साथ मतलब सिमिलर पार्ट की तरह है, कैसे वो एक दूसरे में जीते हैं। तो वो एक अच्छा। प्रैक्टिस भी है। वो हम्म। मैं सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कर रही हूँ। तो वो स्टोरीज को मैं एक प्रैक्टिस के रूप में देखती हूँ, और मैं सीख भी रही हूँ उससे कि वो मैं ओके, कैसे वेरी दिखा नाइस। पाऊंगी। तो ये फिल्म होगी, फ्यूचर में भी बन रही है। वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जल्दी से आप बना के हमको बताइए, हम देखना चाहेंगे ये फिल्म। थैंक और यू। भूमिका, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जंगल ने आपको सबसे बड़ा क्या लेसन सिखाया है। क्या तो जंगल ने मुझे पेशेंस सिखाया है, प्रेम सिखाया है, और एक अपने आप में कैसे खुद को मतलब स्ट्रांग रखना है, ये भी बताया। जब भी बिल्कुल। कैसी भी परिस्थिति उसमें कैसे आपको संभाल के साथ रहना है, ये। और एक हम्म। एक खूबसूरत सा संबंध बनाना सिखाया है हर किसी के साथ में। जैसे एक राइट। पेड़ का अपना एक पत्तियों से होता है, एक तने से होता है, और उनकी जड़ों से होता है, उनके फलों से होता है। तो वो भी एक संबंध, हर किसी का अपना एक वेब ऑफ लाइफ का पार्ट फॉरेस्ट से मुझे सीखने मिला। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। डेफिनेटली काफी ये लेसन आई थिंक हम सभी लोग जंगल से सीखते हैं। भूमिका, चैट पर एक क्वेश्चन आया है हमको। हाउ डू यू एक्सप्लोर योर लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ, एंड व्हाट डू यू डू व्हेन चैलेंजेस अराइज। तो तो मतलब जब चैलेंजेस, तो हर किसी का अपना मतलब होता है। मेरे ख्याल से आप स्पेशली एक यंग वुमन है इस फील्ड में, आप काफी चैलेंज फेस करते होंगे। हाँ, तो रूरल एरियाज में, और आप अलग अलग एरियाज में एक महिला को लेके सबका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, और ये चैलेंज हर किसी को आता है। और एक एक फेस भी करना होता है आपको हर लोगों के साथ। लेकिन मैं कई लोगों से इंस्पायर भी होती हूँ, तो वो चीजें हट जाती है जब मेरे को अच्छे लोग, वो कम्युनिटी का साथ और वो बच्चे का साथ मिल जाता है। तो एक वो चैलेंज को मैं अपना लर्निंग के थ्रू और उसको सीखने के पर्सपेक्टिव से आगे लेके जाती हूँ कि मैं इसमें और कैसे बेहतर कर सकती हूँ। तो एक ये रहता है। और वैसे हर महिला को इस क्षेत्र में अगर आप काम करोगे, तो एक जी, चैलेंज तो रहेगा ही, कई क्वेश्चंस होंगे, पर इसे, बिल्कुल। हर चुनौती को एक लर्निंग की तरह आप लेके आगे बढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं उससे। राइट, डेफिनेटली। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज भूमिका। स्पेशली आपकी भूमिका हमने जानी क्या है कम्युनिटीज के लिए, जो आप फिल्म्स बनाती हैं और उनको आप उनके एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ एजुकेशन के लिए आप काम करती हैं। तो बहुत खूबसूरत लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।
आप यहाँ पर आए और इतने अच्छे टॉपिक पे हमको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आप इतना कुछ कर पाए हैं कुछ लास्ट फ्यू इयर्स में ग्रीन हब के साथ, उसके अलावा भी। सो थैंक यू। और जिन लोगों ने आज ये सेशन ज्वाइन किया उन सबको भी बिग थैंक्स कि यू ऑल केम हियर। एंड आई होप आप लोगों को कुछ सीखने मिला होगा इस सेशन से, या कुछ अच्छा आपको लगा होगा इस सेशन के थ्रू। So we will continue having such podcasts. Usually every Saturday we will have such podcasts. So please stay tuned. And there is one question: Are there such things that can change people's lives and boost their self confidence automatically? आप आंसर करना चाहेंगे भूमिका इसको? मेरे लिए मतलब कॉन्फिडेंस खुद का भी एक होता है, और अपने साथ में और लोग भी जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, साथ लेके चलते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आपको आपके एक प्रेरणा बन के आपको बिहाइंड द सीन में आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि वो हमारे साथ रहे, लेकिन पीछे भी आपको एक बैक सपोर्ट रहता है। बिल्कुल। लोग आपको देखते हैं, सीखते हैं। बच्चे भी एक सपोर्ट सिस्टम है मेरा, राइट। और वो भी एक मुझे कॉन्फिडेंट देते हैं कि मैं और ऐसे काम करूं। तो राइट। ये पार्ट है जो फैमिली भी है, और एक खूबसूरत फैमिली भी अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ है। तो वो भी बिल्कुल। उनके सपोर्ट के थ्रू मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑल राइट, सो विद दिस हम आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू अगेन भूमिका फॉर योर टाइम। आप आए यहाँ पर, इतनी अच्छी आपने हमें बातें बताई। एंड थैंक यू एवरीवन एल्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। गुड थैंक यू, नाइट एवरीवन। थैंक यू वन वाइल्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू।